Hello, assalamu alaikum. Eid Mubarak to everybody who is celebrating all over the world. और हम आपके साथ हैं आपकी ईद में, जिस दिन भी हो, it doesn't matter. लेकिन एक बात तो है जिसके बारे में हम बात कहना चाहते हैं कि कुछ हफ्ते पहले अब्दुल्ला, जब वो 100 आवर वॉर हमारी चल रही थी ना भारत के साथ, तो तब हमें नहीं पता था कि अभी ईद तो खैर ईद ने तो आ ही जाना था कि क्या माहौल होगा, क्या सिचुएशन होगी, हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे भी नहीं करेंगे, तो ये बड़ी एक कश्मकश में थे. बट हियर वी आर अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन हम खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हम जाहिर है हमने उस महाज पे कामयाबी हासिल की. सफारती कोशिशों पे तो हमारा सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की. और इन तमाम कोशिशों और कौम के यकजा होने के बायस आज हम बहैसियत कौम इकट्ठे हैं और ईद की खुशियां मना रहे हैं अपने मुल्क में अमन और सुकून के साथ. सलाम है उन तमाम जवानों को जो सरहद पर अभी भी ड्यूटी पर मौजूद हैं, और सलाम है उन तमाम शोहदा और उनके लवाहिकीन को जिन्होंने अभी चंद हफ्तों पहले ही इस जंग में अपने प्यारों को खोया है. तो उनको It is not easy to deal with this. मतलब बड़ी उनकी याद, उनकी सैक्रिफाइसेस, ये सारी ना इस ईद पे बहुत ऊपर है हमारे दिमागों में, और हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम डेफिनेटली उन फैमिलीज को भी याद कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं. एक और चैलेंज जो हो रहता है, ईद का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन, इट डज नॉट मैटर, लेकिन वो चैलेंज हर दिन का होता है, और वो होता है कि किसकी कुर्बानी होगी और किसकी नहीं हुई. बिकॉज लिटरली जो इम्पोर्टेंस और जो वैल्यू कसाईयों को मिल जाती है, जो कि पूरे साल होती है, एब्सोल्युटली नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम, लेकिन ईद के दिनों की बात कुछ और होती है. लेकिन हम जो है वो उन खुश नसीबों में से हैं जो पहले दिन वक्त से फारिग हो गए थे. हम उधर आते हैं. अच्छा चलें, ठीक है जी. हम वक्त से फारिग हो गए थे और आज हमने कुछ आपके साथ वक्त बिताने के बाद आराम करने का सोचा है, और शाम में आपको पता है दावतों का और बारबेक्यूज का सिलसिला तो चलता ही है. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. यू नो, ईद इज ऑल अबाउट मीटिंग योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, रिकनेक्टिंग, और सबसे बड़ी चीज़ खासतौर पे ये ईद वो है जिसमें हमने खाने हैं, खाने लेकिन हम आपको बता चुके हैं ना, और बताते रहेंगे भी, कि आपने बसियारखोरी से इज्तनाब करना है. उतना मतलब आप सब छोड़ दें, मैं दोबारा नहीं उसमें जा रहा. बस यारखोरी से आपने टू मच ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है. आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और पर्टिकुलरली अगर आप गोश्त पे, जाहिर है इस ईद पे ज़रा बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है, तो उसके साथ आप बैलेंस करें. सलाद खाएं, कुछ सब्जी खाएं, कुछ हरे पत्ते खाएं, ताकि आप में जो फाइबर रिक्वायर्ड है वो भी आता रहे. एब्सोल्युटली. और जस्ट बिकॉज ईद है, कहीं ये ना भूल जाएं कि जी मतलब पेट तो अपना ही है ना, तो अपना ख्याल भी रखना है कि, और गर्मी भी शदीद किस्म की है. सो वॉट एवर यू ईट, उसका डबल अमाउंट ऑफ लिक्विड शुड गो इनसाइड यू. तो लिहाजा अपने आप को हाइड्रेटेड आपने ज़रूर रखना है. ये नहीं कि सारा खाने पे ही कॉन्सेंट्रेशन है. तो लिहाजा फ्रेश फ्रूट्स, शरबत वगैरह आप कर सकते हैं. नींबू पानी हो सकता है, सिर्फ पानी हो सकता है. एक और सवाल इस ईद पर रहता है कि आपके कसाई कितने पैसे ले रहा है, या फिर आपका जानवर कितने का आया था. तो पैसों से रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं जो इसके अलावा भी गर्दिश कर रहे हैं. हम बात करेंगे क्योंकि बजट हमारा बिल्कुल सर पे है. अच्छा. और अब वर्किंग डे तो शुरू होने ही वाला है, इक्तिसादी सर्वे आना है, उसके बाद बस फ़ौरन बजट है. हम आज के प्रोग्राम में बहुत सी बातों के साथ साथ इस पर भी फोकस करेंगे. फोकस रहेगा सूबाई हुकूमतों के बजट पर भी, वफाकी हुकूमत के बजट पर भी. इसकी अहमियत अपनी जगह है, क्योंकि डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी, तालीम, सेहत जैसे वो शोबे हैं जिनसे हमारा रोज़ाना का वास्ता है. ये सब सूबों ने ही तय करना है. वफाकी बजट के फौरी बाद तमाम सूबों ने अपना अपना बजट पेश करना तो है ही, और आज कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में हम सब ये समझ सकें कि हुकूमतें आवाम के साथ क्या करने वाली हैं. ये जो लाइन आपने यूज़ किया ना, हुकूमतें आवाम के साथ क्या करने वाली, नहीं, इंशाल्लाह अच्छे की एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेशन रखें तो इंशाल्लाह अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं. बहुत बहुत ईद मुबारक हो. सबसे पहले तो आपको मुज़म्मिल साहब, बड़े दिनों बाद आप नज़र आए हैं, और ईद मुबारक आपको बहुत बहुत. ये बताएं सबसे पहले तो कि उम्मीद है कि ऑब्वियसली उम्मीद तो खैर हम सारे कर रहे हैं कि ये बजट बनाने में जो लोग मसरूफ़ होंगे उन्होंने हमारे बारे में ज़रूर सोचा होगा. खैबर पख्तूनख्वा की बात हम ये करना चाहते हैं कि आवाम के लिए वहाँ कोई स्पेशल रिलीफ हो तो क्या ही बात हो. इस सिलसिले में बताइएगा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस दफ़ा जो है हमारा बजट ईद के साथ आ रहा है, तो आप सबको ईद मुबारक. और ईद में तो जो है खुशियाँ बांटने का मौका होता है. मुझे नहीं पता कि वफाक
कितनी खुशियाँ जो है आवाम को दे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास इस बजट में आवाम के लिए बहुत खुशियाँ देने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा साल गुज़रा है इसमें हमने तारीख़ी सरप्लस दिया है, और ना सिर्फ सरप्लस दिया है बल्कि अपने हमने रेवेन्यू के और जो हमारे तरक्याती अखराजात हैं उन दोनों को एक्सीड भी किया है। अगला साल भी हमारा ऐसे ही होगा इंशाल्लाह ताला, और अगले साल हम जो है एजुकेशन इमरजेंसी भी लगाने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे लड़कियाँ जो है 50% से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल हैं। तरक्याती बजट का जो हजम है वो जो है 200-250 अरब रुपए के करीब होगा, तारीख़ी बजट होगा। तीसरी चीज़ जो है हमारी जो है इस साल तमाम जितने भी हमारे MPs होंगे, एक गवर्नमेंट का विज़न आएगा सामने कि अगले 4 साल की जो जो उन्होंने तरक्याती अखराजात करने हैं उसके लिए जो है वो जो है इस बजट में नई स्कीमें आएंगी, और वो बहुत ज़्यादा आएंगी, और अगले फिर हम 4 साल उन स्कीमों को मुकम्मल करने में लगाएंगे। रहा सवाल आवाम पे टैक्स का मज़ीद बोझ हम नहीं डालेंगे। वफाक से हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वफाक को पैगाम दें कि वो जो उन्होंने जो ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त पे जो बेजा टैक्स लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आवाम स्टैम्प ड्यूटी पे कर रही है, वो उसको कम किया जाए। और हमारी बस कोशिश ये होगी कि जो सेक्टर टैक्स से बाहर हैं उनको टैक्स में लेकर आएँ, लेकिन समटाइम्स उसको लोग कह देते हैं कि आवाम पे टैक्स लगा दिए। ये वो लोगों पे टैक्स होगा जो लगा हुआ है और जो टैक्स नहीं दे रहे। तरक्याती अखराजात भी इंशाल्लाह ताला हम बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। ऑलराइट, गॉट इट। मुज़म्मिल साहब, आप ये भी बताइएगा कि सूबे के सरकारी मुलाज़मीन की नज़रें जो हैं इस जानिब हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं उनमें कितना इजाफा किया जा रहा है, तो क्या आपके फाइनेंसेस में इतना मार्जिन है कि कोई बड़ा इजाफा करे, या जो वफाकी हुकूमत करेगी उसी तनासिब से ही कुछ किया जाएगा? मैंने तो पिछले साल डील दी थी सरकारी मुलाजमीन को कि सूबे को तय करने दें कि आपकी तनख्वाहें क्या होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने पिछले साल 10% का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा नहीं, वफाक के साथ जो वफाक देगा हमें कबूल है। तो फिर वफाक ने 25% ऐलान कर दिया था, हमने कर दी थी। इस साल अब क्योंकि वो खुद कहते हैं वफाक के साथ, तो इस साल वफाक के इरादे अच्छे नहीं लग रहे और सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी कम तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो अब जो वफाक देगा वही हम करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो हमारी तनख्वाहों में एक एनॉमली वर्ड होता है, यानी कि किसी को 2017 की बेसिक से मिल रहा है, किसी को 2020 की, किसी को 2022 से, उस एनॉमली को कम किया जाए और जो फ़र्क है जो मुलाजमीन में किया जाता है उसको कम किया जाए, जिससे इंशाअल्लाह ताला आवाम मुलाजमीन खुश ही होंगे। सर, हर सूबे के ज़ाहिर अपने चैलेंजेस होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन अमन व अमान का इशू ऐसा है जिस पर ज़ाहिर है पूरा मुल्क ही इस तरफ ध्यान किए हुए है और होना भी चाहिए। सो क्या आने वाले बजट में इस शोबे के लिए कुछ खुसूसी तौर पर अलग रखा जा रहा है कि हाँ जी, हमने अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए ये पैसे एक तरफ किए हैं, ये इक़दाम होंगे उससे? मैं आपको ये कह दूं कि सेहत, तालीम और तीसरा नंबर जो है सिक्योरिटी, ये जो है तरजीह है। और पहली चीज़ तो ये कि डायरेक्शंस हैं कि पंजाब पुलिस जितनी तनख्वाह ले रही है कम से कम 16 ग्रेड के मुलाजमीन से नीचे उनकी तनख्वाह उनके बराबर की जाए, तो हमारी पूरी कोशिश होगी उसको किया जाएगा। फिर दूसरा, जो हमारे पुलिस एहलकार जो शहीद हो जाते हैं उनके शहीद के पैकेज को बेहतर किया जा रहा है, उसमें 10 लाख रुपए का इजाफा किया जा रहा है, एक प्लॉट का इजाफा किया जा रहा है। तीसरा जो है हमारी कोशिश ये होगी कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा जदीद से जदीद असला और जो और चीज़ें चाहिए होती हैं एक पुलिस को वो प्रोवाइड की जाए। और चौथी, इनकी जानो मान के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट है वो भी इनको दिलाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर में जो है हमारा अच्छा खासा बजट होगा पिछले साल के मुकाबले में। राइट। मुज़म्मिल साहब, ये भी बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसकी वफाकी हुकूमत में कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो इसलिए आपको ऑब्वियसली शिकायत भी रहती है कि वफाक की जानिब से सूबे को पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो रहे हैं या अब भी मसाइल बाकी हैं? देखिए, मसाइल का मसला तो कभी भी हल नहीं होते। जहाँ पे पैसों का लेन देन हो वहाँ पे जो है मसाइल रहते हैं। वफाक जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें थोड़ा सा पैसों के मामले में टाइट करना शुरू कर दिया है। मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि ख़ुद वफाक ने हमें तरक्याती खराजात 70 अरब रुपये जो मर्ज एरिया है जिसे एक्स फाटा कहते हैं उसके लिए मुख्तस किए थे।
उसमें एक स्कीम थी AIP 43 अरब रुपए 43 बिलियन रुपीस, आखिरी उसकी किस्त 6 अरब रुपए हमें जुलाई में मिली। तो आप ये बताएं कि एक तरफ अमन व अमान की जब आप बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर आप तरक्याती खराजात नहीं करेंगे तो फिर वहाँ की अवाम जब महरूमियत के शिकार होगी तो क्या करेगी, जब बेरोज़गारी के शिकार होगी तो क्या करेगी। लेकिन अली अमीन साहब की जो हुकूमत है उन्होंने जो है उसको जो है वफाक ने पैसे नहीं भी दिए तो उसके बावजूद जो है अब तक 19 अरब रुपए इजाफी खर्च कर चुके हैं और जो है वो दे रहे हैं। लेकिन हम वफाक से बार बार मांग रहे हैं, वफाक यकीन दहानी कराता है लेकिन हमें पैसे नहीं दे रहा। ये शहबाज शरीफ साहब जो है ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में कुछ भी होता है वो वहाँ चले जाते हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस भी दे रहे हैं। पिछले दिनों पेट्रोल की 8 रुपये कीमत को जो है उन्होंने कम नहीं होने दी और कहा कि बलूचिस्तान के लिए पैकेज है, लेकिन जो है सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा से। हम उसके लिए मुसलसल लड़ाई कर रहे हैं और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि हम तो जो है मर्ज एरिया में पैसे खर्च करेंगे और चाहे उसकी वजह से अगर हमारा सरप्लस मुतासर होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी वफाक पे आएगी, हमारे पे नहीं आएगी, क्योंकि हम उनको बार बार ख़त भी लिख रहे हैं और उनको बार बार ये चीज़ का बता भी रहे हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, सूबे की हुक्मरान जमात पर हाल ही में आपको पता है मुतअद्दिद माली स्कैंडल्स के इल्ज़ाम भी लगे हैं। मालियाती उमूर आगे शफाफ तरीके से चलाने हैं तो ज़रूरी है कि पहले जो इशूज़ आए हैं वो चैप्टर ज़रा क्लोज़ हो जाएँ। तो क्या सूबाई हुकूमत इस मुताल्लिक़ कुछ कर रही है या करना चाहती है? देखिए 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि अगर गवर्नेंस बेहतर ना होती तो हम इतना अच्छा सरप्लस ना देते, क्योंकि गवर्नेंस का जहाँ इशू होता है वहाँ पे तो ख़जाना बचता ही नहीं है, वहाँ तो ख़जाना चोरी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मालियाती स्कैंडल्स हैं ये जो हैं जो अभी आया है, जैसे कोहिस्तान का आया है, ये 2016 से 2024 का है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ अगर आप गौर करें तो इसमें किसी सियासतदान का नाम नहीं आया। इसमें महकमे के जो छोटे अफसरान हैं, किसी बड़े अफसर का भी नाम नहीं आया और इसमें ठेकेदारों का ये एक स्कैम था जिसमें वफाकी हुकूमत का भी इदारा अकाउंटेंट जनरल है जिसकी भी उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा 7 लाख लोगों का सूबा है जो मुलाजमीन है। अगर ऊपर करप्शन नहीं हो और ऊपर जो है चीज़ें बेहतर हो तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस साल जो अगर आप देखें हमारी जो भी मतलब वजारत ख़जाना है, वजारत ख़जाना के बारे में पहले कहा जाता था कि यहाँ पे भी करप्शन है, तो हमने जो है यहाँ से सारी अपनी जितनी भी पावर थी डिसेंट्रलाइज कर दी। अब हम किसी को यहाँ से डायरेक्ट कोई रकम नहीं देते, अब जो है महकमे देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी हमारी जो है कोशिश हो रही है कि हम उस पर काबू पा लें। हमारी एंटी करप्शन जो है पहले के मुकाबले में सबसे ज़्यादा फ़ाल हो चुकी हुई है। एंटी करप्शन एक्ट जो है बन रहा है जिसमें यूजुअली एंटी करप्शन एक्ट जो होता है वो सरकारी मुलाजमीन पे होता है, लेकिन उसमें पहली दफ़ा जो है हुकूमती नुमाइंदों को भी शामिल किया जा रहा है कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। कोशिश पूरी है और ये करप्शन जो सिस्टम की करप्शन होती है उसको ख़त्म सिर्फ एक चीज़ से किया जा सकता है, वो है डिजिटलाइजेशन और कैश का कम से कम इस्तेमाल। इस बजट में हमने बहुत सारी चीज़ों पे जो कैश पे होती थी उस पर पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं और सिर्फ जो है वाया अकाउंट होगी या डिजिटलाइजेशन होगी। तो यही एक तरीका है और ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा इस मसले को सबसे पहले हल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे थे, बट वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पिरिट ऑफ ईद। मतलब हम तो अब्दुल्ला पे छोड़ेंगे ना तो हम बजट और ऐसी चीज़ों की बात, अब हम कुर्बानी की बात करेंगे नहीं, कुर्बानी के बाद की बात करेंगे। ये स्पिरिट ऑफ ईद है खाना, खाना मेरी स्पिरिट ऑफ लाइफ है खाना। तो ईद पे तो और आपको मौका मिल जाता है, इजाज़त मिल जाती है, लेकिन होता फिर ये है कि ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो या मिडनाइट स्नैक हो, हर चीज़ में गोश्त का एलिमेंट जो होता है, खासतौर पे रेड मीट का एलिमेंट जो होता है ना, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कहाँ आप स्टार्ट करते हैं, नाश्ते में कैसे करते हैं ऐड? मतलब कलेजी कौन खाता है नाश्ते में? हाँ, नाश्ते में मतलब कलेजी इज द फर्स्ट थिंग दैट यू ईट। तो वो इनवेरिएबली आप अपने घर खा रहे हो, किसी और के घर खा रहे हो, कोई मीठी एलिमेंट आ ही जाता है। बट वी ऑलवेज वार्न यू, रेड मीट इज नॉट रियली गुड फॉर हेल्थ, और खासतौर पे एक मिकदार से ज्यादा खा लें तो नथिंग इज एक्चुअली, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। प्लीज कम आउट ऑफ दिस मिसकंसेप्शन कि रेड मीट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जस्ट डोंट टेक टू मच ऑफ इट, एनीथिंग इफ यू टेक और टू मच लोगों इज को नॉट जब गुड फॉर प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस होती है ना अब्दुल्ला, तो रेड मीट को मना कर दिया जाता है। डाइटिशियन तूबा अली से ये हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। यस तूबा, क्या हाल है आपका? तो हमें ये बताइए, तूबा को ईद मुबारक नहीं किया आपने? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम बहुत ज्यादा ये सुनते हुए बड़े हुए
कि जी ओहो हो बड़ा छोटा मतलब गोश्त नहीं खाना बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, लेकिन अब researchers and science ये प्रूव कर रही है कि it is important, it is healthy to eat even beef and mutton. It has to be a part of your diet. Exactly, बिल्कुल. रेड मीट बेसिकली देखें मटन या बीफ हो, इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, आयरन रिच सोर्स होता है, प्लस इसमें हमारे पास बी कॉम्प्लेक्सेस वाइटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, तो फॉलिक एसिड होता है, तो ये हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. हाँ, जैसा अभी आपने बात की कि एक मिकदार का ख्याल हमें रखना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी है, लेकिन ईद पे ये होता है कि सुबह दोपहर रात वो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती जाती है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, जो आम दिनों में इस तरह नहीं होता, जो ईद के दिनों में होता है. That's right. तो फिर उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने मील को एक तो ये कि उसमें वेजिटेबल्स इंकॉर्पोरेट करें, सैलड्स की फॉर्म में हो गया, या कुछ ऐसा बना लें गोश्त के साथ, ठीक है, भुना हुआ गोश्त ना बनाएं, बजाय उसके उसमें कुछ सब्जी वगैरह ऐड कर लें, दाल गोश्त बना लें, या अगर आपको ये चीज़ें नहीं खानी, सॉटेड वेजिटेबल्स हैं, बेक कर लें, तो इस तरह आप अपना फाइबर भी इंक्लूड करें प्लस रेड मीट भी करें, यानी इक्वल अमाउंट. हम कहते जाएंगे लेकिन बड़ा मुश्किल है. होता क्या है कि कितने लोग गैस्ट्रो और दीगर चीज़ों की वजह से अस्पताल पहुंचते हैं. ये तो दिनों में अस्पतालों की इमरजेंसीज भरी होती हैं. सो क्या ओवर ईटिंग की वजह से होता है, उसमें कच्चा रह जाता है गोश्त और खून मिला होता है, उसकी सही तरह कुकिंग नहीं होती, क्या मसला होता है? कुकिंग का भी मसला हो सकता है, जब हम उसको फ्रिज में रख रहे होते हैं स्टोरेज में, वो टेम्परेचर का भी मसला हो सकता है. एक तो ये लोड शेडिंग का भी इशू चल रहा है, प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और समटाइम्स होता है हमारा एक प्रोसीजर होता है रेगुलर मोटिस, ठीक है, तो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, क्योंकि उसमें वो बेसिकली होता है कि मसल्स स्टिफ हो रहे होते हैं, हाँ जम जाता है, तो थोड़ा 2-3 घंटे के लिए हमें छोड़ना चाहिए, जो भी कसाई वगैरह वो छोड़ें, एंड देन उसके बाद वो गोश्त वगैरह बनाएं, एंड हम भी स्टोरेज अपनी सही से रखें ना, क्योंकि हम अच्छा ये पता है क्या, क्योंकि कसाईयों की इतनी मारधाड़ चल रही होती है कि वो ज़िबा करते ही गोश्त बनाने लग जाते हैं. तो हमें आइडियली क्या करना है, खाल उतार के आप छोड़ दें. एग्जैक्टली 2-3 घंटे अप्रॉक्स हमें वो होता है कि आप छोड़ दें उसको, एंड देन उसके बाद वो गोश्त वगैरह जब बनता है तो घर पे भी जब आए तो ठीक है आप फ़ौरन नहीं रख पाते, बट एटलीस्ट 2-3 घंटे आप रखें, एंड देन अच्छी तरह से उसको पैक करके जिपलॉक कंटेनर्स अगर हैं या जिपलॉक बैग्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है, या हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का बंदा नहीं ले सकता. अच्छा, यहाँ कहना है गिव सजेशन, क्योंकि तुबा तो हमारे साथ ही हैं और बहुत सी बातें हमने करनी है, लेकिन सजेशन में ये है जिस तरह हम बचपन में जब चकवाल में कुर्बानियाँ हुई थी तो हम सारे फैमिली के घर आसपास थे, तो कुर्बानी होके फिर वहाँ गोश्त छोड़ के जिस तरह दूसरे के घर चले जाते थे, फिर तीसरे घर, फिर मुड़ के वापस आते थे. अब नहीं होता. बट अगर आप अपने मोहल्ले में, अपने नेबरहुड में ये एक कर लेना बात, एक डीलिंग कर लें एक दूसरे के साथ कि जी एक ही कसाई, एक टीम ऑफ कसाई आएगी और वो इसी तरह घर घर जाएगी और फिर वो वापस आएगी, तो इट्स गोइंग टू हेल्प एवरीबॉडी. इट्स जस्ट सजेशन. तो ये हो सकता है. तुबा हमारे साथ हैं, बहुत सी करते रहेंगे, लेकिन वी हैव अनदर गेस्ट. मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब के, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है. सर सब लोग ज़रा ईद में बिजी हैं और शायद भूल गए होंगे क्योंकि बजट भी आना है, लेकिन आई एम श्योर आप तो काम कर रहे होंगे बजट की तैयारी के सिलसिले में, आपकी मीटिंग्स, आपकी बात चल रही होगी, का फॉर्मेट भी पता ही है, तो हम तो सारी चीजें मिक्स करते ही हैं. हाँ, तो जहाँ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं लोग, वहाँ बजट कोई खुशी लेके आने वाला है या जरा टेंशन के लिए तैयार हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं तमाम अहले वतन को और ईद के इस पुरमसरत मौके पे ईद मुबारक पेश करता हूँ. चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस किया था कि हम 5 साल में लोगों को 5 लाख घर देंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला साल था इसमें इंशाअल्लाह ये जून का महीना ख़त्म होने तक हम 70,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो घरों के लिए लोन दे चुके होंगे, और बहुत सारे घर जो हैं वो पाया तकमील तक भी पहुंच गए हैं. और अगले साल में इंशाअल्लाह ताला हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो अपनी छत अपने घर के तहत लोन्स देंगे. फिर अगले बजट में जो गरीब लोग हैं उनके लिए 3 मरला स्कीम शुरू की जा रही है, जिसमें उनको 3-3 मरले के प्लॉट्स दिए जाएंगे ताकि वो उस पर अपना घर बना सकें. और इसी तरह जो है जो पंजाब में धीरानी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें 3,000 पहले साल में हम 3,000 बच्चियों की इंशाअल्लाह ताला जो है वो शादियां कर रहे हैं. इसी तरह हमारा जो है वो हिम्मत कार्ड है माजूर लोगों के लिए, मिनॉरिटी कार्ड्स हैं मिनॉरिटीज़ के लिए, राशन कार्ड दिया जा रहा है पंजाब में जो गरीब लोग हैं उनके लिए.
पहली दफ़ा एनवायरनमेंट में इतना काम हुआ है मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की सरबराही में कि आपकी जो स्मॉग है उसको हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनरी और चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कुछ आ गई हैं और कुछ आ रही हैं। ये सारी स्कीम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसी तरह जारी और सारी रहेंगी और आने वाले जो हमारा नेक्स्ट बजट है उसमें हम कुछ और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिसमें आप जो है जब हमारा बजट इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को हमारा पंजाब का बजट है उसमें आप देखेंगे कि हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो पंजाब के लोगों के लिए करना चाहती हैं और वो लेके आ रही हैं और इंशाअल्लाह आपको हमारे बजट में नज़र आएंगी। गॉट इट। मुश्तबा साहब, ये भी पूछना है कि पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बात तो करती रहती है, लेकिन किसानों के मुख्तलिफ तबकात जो हैं वो शिकायत करते हैं कि उनसे तो हुकूमत ने शायद दुश्मनी सी पाल ली है, उनका ये कहना है। तो क्या आने वाले बजट में किसानों के लिए कुछ होगा, एनी रिलीफ फॉर देम? किसानों के हवाले से एक ये बात होती है और ये हमारे मुखालिफिन करते हैं, मगर अगर आप किसानों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि जितना इस एक साल में किसानों के लिए मुख्तलिफ हम स्कीम्स लेके आए हैं, किसानों के लिए जो एक 400 अरब का पैकेज जो है हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसमें किसान कार्ड है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का हमारे किसानों के पास फाइनेंशियल लिमिट है और वो कार्ड जो है वो अब तक तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा किसानों को दिया जा चुका है। इसी तरह हमारा जो है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम थी, 9,500 ट्रैक्टर लोगों को दिए जा चुके हैं, जिसमें कि 10 लाख रुपया फ़ी ट्रैक्टर जो है उनको सब्सिडी दी गई है और इन तमाम स्कीम्स के जितने भी इंटरेस्ट है वो पंजाब हुकूमत ख़ुद बर्दाश्त करती है। इसके अलावा खाद, बीज, ट्रैक्टर और जैसे कि मैंने चीज़ें बताई, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज़ दी हैं। हम एग्रीकल्चर के हवाले से एग्रीकल्चरल मॉल्स बना रहे हैं और वो कुछ बन भी चुके हैं पंजाब में, जो इस एक साल में हमने बना लिए हैं, जहाँ पे एक ही छत के तले तमाम फैसिलिटीज़ हमारे किसान भाइयों को अवेलेबल होंगी। हम किसान आने वाले जो हमारा अब जो बजट आ रहा है इसमें फ़र्दर हम किसानों के लिए बहुत सारे नए पैकेजेस और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें नज़र आएंगी। अच्छा सर, ज़ाहिर है आप लोग बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं, बहुत सारे ऐलानात होते हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है, ख़र्चा होता है। आने वाले बजट में रेवेन्यू जनरेशन की नई स्ट्रीम्स के बारे में आप लोगों ने सोचा है? वो जो पुराने मंसूबे थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें कुछ प्रॉन फार्मिंग थी, श्रिम्प फार्मिंग थी एंड ऑल दैट। सो क्या हैं आपके आइडियाज़? मौजूदा आमदनी तो शायद नाकाफ़ी होगी। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की सरबराही में अब तक हम जो हमारा डेवलपमेंट बजट था वो 842 अरब का डेवलपमेंट बजट था, जिसमें से अब तक हमारी यूटिलाइजेशन जो है वो 770 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन हो चुकी है और हमारा ओवरऑल बजट जो है वो 842 से अब इस वक्त 1000 अरब जो है हम क्रॉस कर चुके हैं, और जिसमें कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने हेल्थ और एजुकेशन में एमरजेंसी जो है वो नाफिज की हुई है, तो उस हवाले से हेल्थ और एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है। आपके लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत काम हो रहा है। हमने पूरे पंजाब में जो है तमाम शहरों में सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और इस साल दिसंबर तक तमाम शहरों में जो सेफ़ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कैमरास लगते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ओवरऑल शहर की मॉनिटरिंग की जाती है, वो सब जो है पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। अच्छा मुस्तफा साहब, ये भी बताइएगा, और ये बड़ा ऑब्वियसली पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आगे क्या होगा। एक डिस्कशन ये चल रही है कि बहावलपुर वाली नहरों का मंसूबा शेल्व होने के बाद पंजाब को पानी की मैनेजमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, कोई छोटे मोटे डैम शायद बनाने पड़े। तो क्या नए बजट में ऐसी कोई झलक नज़र आने वाली है? कुछ शुड वी एक्सपेक्ट समथिंग? पानी के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारा प्रोजेक्ट है पंजाब का ग्रेटर थल कनाल का, और एक चोलिस्तान कनाल का जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे सूबों को और ख़ास तौर पे सिंध को उस पर एतराज़ था, तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये फ़िलहाल इनको रोक दिया गया है और ये इस वक्त CCI जो है
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये इस वक्त चीज़ जो है वो जा चुकी है और वहाँ पे इस पे फ़ैसला होगा। हम 10 नए डैम इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में हमने पंजाब में बनाने हैं, छोटे डैम पोठोहार में, जिसमें से 2 डैम जो हैं वो अगले साल जो है हम उन पे काम शुरू होगा और उसको इंशाल्लाह हम पूरे अगले साल में उस छोटे डैम को पाया तकमील तक उन दोनों को पहुँचाएँगे, जिसमें एक परी सैयदा और एक जब्बा, ये 2 डैम्स हैं जो इंशाल्लाह ताला हम अगले बजट में ला रहे हैं और इनको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा हमारे जो है कैनाल, हमारी जो कैनाल्स हैं उनकी लाइनिंग्स को हम बेहतर कर रहे हैं, को 50 कैनाल्स की लाइनिंग को बेहतर करेंगे जो अगले बजट में आ रहा है। और इसके अलावा जहाँ पे वाटर लॉगिंग है उन एरियाज़ में खुसूसी तौर पे जो है वो काम किया जा रहा है ताकि जो पानी की कमी है और हमारी जो लैंड है एग्रीकल्चर, वहाँ तक भी लोग पानी पहुँचे और लोगों को वैसे भी जो पानी की ज़रूरत है वो लोगों की पूरी हो सके। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा जी, ये सब कुछ तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया। एंड एक दफ़ा फिर हम थैंक यू करेंगे अपने गेस्ट का जो कि ईद के दिनों में हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। तुबा अली हमारे साथ हैं, डाइटिशियन हैं, ज़बरदस्त किस्म की हमें एडवाइस भी दे रही हैं। तुबा, बहुत से हमें सवाल आ रहे हैं और लोगों के ऑब्वियसली इस ईद पे और भी बड़े इश्यूज़ होते हैं और ये ईद आती है कोई बहुत शदीद गर्मी में, तो वो कंपाउंड हो जाते हैं इश्यूज। अब जल्दी से सबसे पहले तो ये भी बता दें कि जब गोश्त हम थोड़ी देर के लिए बाहर रखना होता है, अब पंखे के नीचे ही होता है, मतलब एसी में तो गोश्त नहीं रखेंगे, कितने घंटे रह सकता है? मैक्सिमम 3 घंटे या 4, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा और क्योंकि अब तो मौसम भी ऐसा है तो कोशिश करें कि बस जल्दी ही रैप अप हो जाए। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पंखों का भी इशू रहता है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो लोग के आइस ब्लॉक्स लेकर आ जाएं। अच्छा, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। एग्जैक्टली या अगर कहीं पर सिर्फ फ़ैन वो कर सकता है रेंज, तो वो हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि वो गोश्त ख़राब ना हो। और वैसे तो कोशिश करें कि बस जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो जल्द से जल्द हो जाए। हाँ। हमारी अम्मियों को शौक है कि 6 महीने गोश्त चले। हमारी ऑल अम्मीज़, यूनिवर्सल अम्मीज़ खा सकते हैं 3 to 6 months हम रख सकते हैं उसको स्टोर। अच्छा, तो अम्मियां सही हैं, इसका मतलब अम्मियां सही हैं। कलेजी के बारे में लोग कहते हैं मकदार होनी चाहिए कलेजी की। हाउ मच इज टू मच फॉर कलेजी? अगर जैसे खा रहे हैं तो 3 ounces 2 ounces, जो कि आपका 3 ounces 80 grams तक होगा। तो मतलब 3 बोटियां एग्जैक्टली। बहुत बहुत चलें 3 से 4 भी ले लें, बट इट्स फाइन, एक दफ़ा आप खा लें कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं, हार्ट डिजीज़ होता है, उनको फिर भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। वो ये कि अपना फाइबर इंटेक अच्छा रखें एंड देन वो कंज्यूम कर सकते हैं। और उससे भी फ़र्क पड़ता है अगर गोश्त में से चर्बी आप उतरवा के बनाएं और बिल्कुल साफ करके बनाएं, तो डज इट मेक अ डिफरेंस? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लीन मीट लें ताकि आपके वो फिर चिकनाई वगैरह के एज इट इज इवन ऑन एनी अदर नॉर्मल डेज। अगर इस गोश्त में चिकनाई होती है ना ज़रा, वो एक नेचुरली तो वो होती ही है, तो दैट विल हेल्प यू इन योर कुकिंग प्रोसेस। तो एक्स्ट्रा जो है उसको आप निकाल लें। और प्लीज याद रहे कि हमारी जो डाइटिशियन है इन्होंने बोटी का जिक्र किया, बोटे का जिक्र नहीं किया। तो जब 3 बोटियों की जिक्र होना ना, छोटी छोटी बोटियां, नॉट लाइक बोटे का तो आप 100 भी बना सकते हैं। हाँ, मतलब उसको उधर ले आए, ये नहीं कि आप आए। अच्छा, पायों का सवाल आ रहा है। पाए खा लें, खा ले, लेकिन समझ आ गई है ना आपको, खा ले ना खाएं वैसे तो। अच्छा, how do we balance it? If we're eating more, naturally we're eating more. For instance, if we go on holidays, we eat more. But उसमें इतनी exertion हो रही होती है, कैलोरी बर्न इतनी हो रही होती है कि उसमें आपका वजन नहीं बढ़ रहा होता। So यहाँ पे how do we manage? Do we exercise? Do we walk more? मतलब एक्सरसाइज जो भी आप बर्न ज़्यादा करने की कोशिश करें खाने के बाद। अच्छा, एक्सरसाइज तो खैर है ही, लेकिन साथ में ये हमारे खाने के टाइमिंग्स बड़े आउट हो जाते हैं, सही नहीं रहते। तो कोशिश करें कि रात का खाना जल्दी खा लें, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द टाइम वही लेट हो रहा होता है। सुबह ब्रेकफास्ट हम स्किप कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, ओवर ईटिंग की तरफ लेकर जा रहे होते हैं जब हम स्किप कर रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि हम पोर्शन कंट्रोल करें। अब जैसे पाए या इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली बनेंगी, तो उसमें आप फिर या तो पहले सैलेड बॉल खा लें और फिर उसके बाद अपनी भूख को डाइल्यूट कर दें, हाँ, या फ्रूट्स खा लें। तो इसी तरह हम पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, इसको ना अपनी ज़िंदगी का एक बना लें, एक रूटीन जहां आप सैलेड और फ्रूट टाइप चीज़ें पहले खा लिया करें अपने खाने से, ताकि आपकी जो भूख की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी, वरना तो मतलब पागल ही हो रहा होता है ना इंसान कभी कभार। बताऊं, मीठा खाना मुझे, you have a sweet tooth? I have a sweet tooth, और मीठे के लिए usually what I do is that I consume a date, खजूर। So बताएं, खजूर में भी कैलोरीज तो होती हैं, लेकिन
क्या फर्क है रेगुलर मीठा और खजूर खाने में? रेगुलर मीठा से बेहतर है कि आप खजूर खा लें, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ फाइबर, 80 कैलोरीज होती हैं। लेकिन जब हम मीठा खाएंगे उसमें शुगर भी है और इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं, अगेन उसका वो ये पोर्शन कंट्रोल कि अगर आप केक स्लाइस ले रहे हैं तो उसको हाफ खा लें बजाय कि वो पूरा एक स्लाइस लें, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, और फिर ये जब आप जैसे वर्कआउट वगैरह के लिए जा रहे हो ना, पीपल हु एक्सरसाइज लाइक आई ऑलवेज डू दैट, कि हम खजूर की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी एक्सरसाइज से पहले खजूर ले लेती हूँ, मतलब शुगर लेवल उसमें, और वो मतलब एक चीज़ भी ठीक है, उससे एनर्जी एकदम से बूस्ट मिलता है, जैसे केले वगैरह लोग खाते हैं। सो खजूर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू कैन हैव। अच्छा जी, तुबा से हमने लिटरली हर चीज़ पूछ ली है। और एक बात पूछनी, एक बात रह गई है, लोग कहते हैं जी 4 बजे के बाद आपको फल नहीं कंज्यूम करने चाहिए, शाम में 4-5 फल को क्या पता कि 4 बजे हैं कि 8 बजे? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आम आ रहे हैं उनका क्या करना है? आम खाएं, एंजॉय करें, कोई मसला नहीं भाई, ये वाली डाइटिशियन चाहिए जिंदगी में। भाई मुझे ना ये अभी जो बातें हैं, एक तो गम में नजर आ रहे हैं अब्दुल्ला के, जब हम खाने की बात करें कि आम क्या करना है, कि लोग कहते हैं कि आम से वजन बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्रूट, तो उसमें तो फाइबर भी, अगर शुगर भी है तो फाइबर भी है, ठीक है। हाँ, एक टाइम पे ज्यादा नहीं कंज्यूम करें, ये करें। मतलब मिल्क शेक बनाए 3 आमों का, उसमें आप 3 किलो आम एक बंदा खाएगा तो फिर तो वजन बढ़ेगा, फिर तो बढ़ेगा। और फिर मिल्क शेक वगैरह चीनी भी डल रही है बीच में, मतलब एक आम अगर आप छोटा सा मीडियम टू स्मॉल साइज का खा लेंगे दिन में एक, तो इट इज ओके, इट इज ओके, ठीक है, तसल्ली भी दे रहा हूँ। अच्छा, ये सारी कॉन्वर्सेशन का डिस्क्लेमर ये है कि आधी चीजें अब्दुल्ला ने अपने लिए पूछी है, वो लिटरली अपने लिए ना, कि आमों का क्या करें, मतलब अम्मी का नाम लेके गोश्त का भी पूछ ली है। तो ये सब कुछ तो हो गया, बट तुबा थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आपको हमने तंग किया है इस वाले दिन, सो या ऑलराइट, ओके। तो ये तो आपको पता है कि हम करते ही हैं, हम एक ये रिफ्रेशर होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारी डाइटिशियन भी हमें बता रही थी, वो ऑलमोस्ट हम सारों को पता होता है, बट वी नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट। वी कैन अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली बड़ा बिजी दिन होता है ईद का भी और ईद के इर्द गिर्द भी, तो हमें समझ आ रही है कि आप बिजी होंगे, बट वी आर हेयर विद यू, बहुत सी बातें करनी है और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात करानी है। ब्रेक से पहले हमने आपको बता दिया है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और वो खा के कंज्यूम कहाँ करना है, हाँ, वो हम आपको बता सकते हैं। शायद ये हम सबके लिए बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ खवातीन ऐसी हैं जो ये इम्पॉसिबल करे चली जा रही हैं, करे चली जा रही हैं। और आज हम वाकई बैठ के समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है भाई। तो पाकिस्तान में जी आपको पता ही है कि क्रिकेट से बढ़कर कोई खेल नहीं है, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसे अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करना चाहिए, और हम करते हैं। और इसीलिए ईद की खुशियों में आज हम शामिल करेंगे 2 ऐसी स्टार्स को जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में भरपूर कामयाबियां समेट रही हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले कोपेमा नाइला कियानी। अच्छा, नाइला कियानी हैज बिकम अ हाउसहोल्ड नेम नाउ, सीरियसली। मतलब अगर कोई माउंटेनियरिंग की बात हो रही हो, किसी ने कोई चोटी सर की है, तो सबसे पहले दिमाग में ही नाइला का नाम आ जाता है, बिकॉज शी इज द ओनली वन who is doing, और करती चली जा रही हैं। To be actually a celebrity as well, you know, doing this, जैसे हमारे ओलंपियन अरशद नदीम एक हाउसहोल्ड नेम बन गए, इसी तरह कोह-ए-माई में हम ये तसव्वुर कर सकते थे चंद साल पहले तक कि एक खातून होगी जिसका नाम तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को, घर वालों को, इस कौम को पता होगा, लेकिन नाइला ने ये इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिखाया है। किस वजह से? अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से। और नाइला पहली पाकिस्तानी खातून है जो 8000 मीटर से ऊंची चोटियां सर करने, 12 चोटियां सर करने वाली खातून बन गई हैं। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कंचनजंगा इन्होंने सर की है, वहां पाकिस्तानी परचम इन्होंने लहराया है, हमने आपको बताया भी था। और नाइला बस अभी आई हैं, अभी लौटी हैं जमीन पर वापस, तो हमने सोचा कि हम जल्दी से क्योंकि इनसे बात ये भी होती है ना, चूंकि हम आप लोगों से वादा कर चुके होते हैं कि anybody who is an high achiever in Pakistan, बहुत मुबारक हो और शुक्रिया आपका कि आप ये करे चली जा रही हैं, जिसकी वजह से हम वैसे तो बहुत सी और रीजंस हमें रिसेंटली मिली हैं कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है, लेकिन एक रीज़न आप भी हमें देती हैं, यू नो, टू फील प्राउड। एब्सोल्युटली। नाइला कैसी हैं और ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप दोनों को और सबको मेरी तरफ से। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत सालों से आपके शो में आ रही हूँ और आपके शो की वजह से भी माउंटेनियरिंग की बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है, तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आप दोनों को और आपकी पूरी टीम को शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट नाइला। अच्छा नाइला, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, कुछ साल पहले जब पहली बार आपने 8000 जो थी वो सर की थी, आप हमारे शो पे आई थी, हमने बात की
की थी। बहुत बार ये होता है कि एक वन ऑफ सी चीज़ होती है कि कोई कर जाता है और उसके बाद फिर वो आगे अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं, बट यू केप्ट एट इट। मतलब उस वक्त भी आपने हमसे बात जब की थी तो आपका एक विजन था, हमें लग रहा था कि वाकई यू आर वन ऑफ दोस्त जो रुकने नहीं वाली हैं, अभी इनके पास और भी बड़ी चोटियाँ रह गई हैं जो सर करेंगी। एंड वो डिटर्मिनेशन, वो प्लान आपने पहले दिन ही प्लान कर लिया था कि जी मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ और अब मैंने सारी करनी है? पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एक्चुअली। मुझे ये पता था जब पहली पीक हुई थी कि मैंने इसके बाद 2, 3, 4 करनी है। एवरेस्ट टिक बॉक्स है वो करना है, K2 करना है, बिकॉज इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर। लेकिन ये आइडिया कभी भी नहीं था कि मैं इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज अभी दुनिया में सिर्फ 15 वुमेन हैं जिन्होंने सारी 14 पीक सबमिट किए विच आर हायर देन 8000 मीटर। तो इंशाल्लाह मेरी अगर हो जाती है, अभी भी वो 12, आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू हु हैव 10+ पीक्स। सो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक अल्लाह ताला हिम्मत देता गया और मुझ में people around me saw my skill, I saw my own strength। तो वो एक के बाद एक प्लान करते गए और माउंटेनियरिंग इज लाइक अ पजल पीस। तो वो सारी चीज़ें मिलके अपनी जगह पे आई एंड आई एम हियर राइट नाउ। मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मैं वही हूँ जो 3-4 साल पहले जिसने बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया था। और बहुत जल्दी आपने माशाल्लाह ये कामयाबियाँ समेटी हैं। हाँ, कुछ सालों में ही आपने विजन की बात करें, विजन की अगर बात करें तो आपका विजन, अब आपने 12 चोटियां सर कर ली हैं, क्या है? मतलब इसके बाद क्या? एक सवाल जहन में आता है, सभी के आता होगा आपके इर्द गिर्द। हाँ बिल्कुल, मेरा एक्चुअली राइट नाउ आई वांट टू कंप्लीट ऑल 14, क्योंकि ये माउंटेनियरिंग की बिगेस्ट अचीवमेंट है, टू कंप्लीट ऑल 14 पीक्स व्हिच आर हायर देन 8000 वो तो आप अगले 6 महीने साल में ही कर लेंगी, आई एम श्योर। इंशाल्लाह साल में, मतलब दैट्स माय प्लान। लेकिन लास्ट ईयर आई वुड लाइक टू ऐड कि लास्ट ईयर जब आई हैड एन एक्सीडेंट, बल्कि आई वाज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ एन एक्सपीडिशन जहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई थी, 4 लोगों की डेथ हुई थी, 2 people were injured। उसके बाद आई री-एवेल्युएट और एक पॉइंट पे मैंने आई इवन थॉट कि दिस इज इट, मतलब मेरी जो पर्सनल अचीवमेंट है, एक्नॉलेजमेंट लोगों से, गवर्नमेंट से मिलनी थी, वो हो गई है। बट देन आई टुक अ ईयर, मतलब मैंने एक ब्रेक ली थी, उसमें सोचा कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी बट एज अ कंट्री, मतलब माउंटेनियरिंग की इफ आई डोंट डू इट, आई डोंट नो कितने साल बाद कोई और आएगा। बट आई ऑल्सो वांटेड टू बेसिकली शो वुमेन कि अगर हम सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस हमें होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आई थॉट कि उसके लिए मेरे लिए ये वाला मिशन आगे लेके जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फिनिश इन अ ईयर और सो, ताकि मैं भी अपनी लाइफ नॉर्मल स्टार्ट कर सकूं माउंटेन। आपको पता है क्या, मुझे पता है आप उसके बाद भी कुछ कर रही होंगी और आपको भी अंदर कहीं ये पता होगा, मतलब उसके बाद आपने क्या करना है, आप वो भी ढूंढ ही लेंगी और डिस्कवर कर लेंगी। लेकिन आयला, अभी आपने एक बात कही है और वो उस पर हम जरा मजीद बात करना चाहते हैं। यू सेड दैट यू डिड टेक सम टाइम ऑफ आफ्टर दैट एज वेल, आपने कोई साल का जिक्र किया है। प्लीज़ ये हमें बता दें, बहुत सी ख़वातीन हैं जो बहुत काम करते हुए बीच में फॉर वट एवर रीज़न अगर साल एक ऑफ ले लें, उसके बाद वापस आना उस काम में बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर समथिंग दैट यू आर डूइंग जिसमें फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या फ़िटनेस होगी, आपका क्या स्टेमिना होगा, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो उस साल ऑफ में भी आप इन चीज़ों पे काम करती रही थी? आई थिंक फिटनेस, आई वुड से कि मेरा लाइफस्टाइल है वैसे भी, एज अ पर्सन एक्सरसाइज और ट्रेनिंग चलती रहती है। बट येस, माउंटेनियरिंग स्पेसिफिक कुछ नहीं कर रही थी बीच में। आई थिंक 6 months आई डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल एक्चुअली। लेकिन फॉर मी, फॉर समबडी लाइक मी, आई ट्रेन 6 months to a year, तो इसके लिए मैंने 6 महीने तैयारी की थी। बट आई थिंक फॉर मी द डिफिकल्ट पार्ट वाज मेंटल रेडीनेस के am I ready to do this। लेकिन मैं उसमें यही बोलूँगी कि अगर ब्रेक आ भी जाए, whether it's 1 year, 6 years या इवन लॉन्गर, अगर हमें कुछ करना है ना तो बस माइंडसेट बनाना है कि करना है एंड उस पर पूरी मेहनत करनी है। कि अगर उसको 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि करना है तो बस करना है, चाहे जिस तरह की भी मुश्किल। आप तो कर गुजरी, आप 2 और चोटियां भी सर कर लेंगी। डू यू नो यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो आपको देख के कर रहे हैं, या जब आपने शुरू किया था तो कितनी लड़कियां होती थी आपके साथ,
और अब जब एक्सपेक्टेशंस पे आप जाती हैं तो क्या पाकिस्तानी लड़कियां मतलब आधे मोर इन नंबर, उसमें कुछ चेंज आया? 100%। आपको याद होगा, आपने मुझे बुलाया भी था शो में, मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी 2018 की वीडियो 2020 में वायरल हुई थी, जब मैं ट्रैक करने गई थी K2 बेस कैंप, एंड देयर वर ओनली 2 अदर फीमेल, पाकिस्तानी फीमेल। फॉरेनर्स तो थी वैसे, वो आती रहती, बहुत कम थी वो भी, लेकिन 2 थी। अभी व्हेन वी गो ऑन बल्को वी सी सो मेनी पाकिस्तानी वुमेन कंपेयर टू पास्ट, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। आई थिंक मीडिया ने भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम माउंटेनियर्स को, तो पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने में आया है। लड़कियों को एडवेंचर फील्ड में, ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग। अच्छा नाइला, एक और चीज़ फाइनली आपसे पूछना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी इतनी अचीवमेंट्स तो हैं, उन पे तो हम बात करते रहते हैं, मतलब दैट इज़ योर क्लेम टू फेम दैट यू आर अ वर्ल्ड क्लास माउंटेनियर। ये बताइएगा, जब से आप नेशनल गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यंग गर्ल्स नो यू बाय नेम, लुक अप टू करती हैं आपको। आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू विद दिस रोल एज वेल, एक्टिवली बी इन्वॉल्व्ड इन दिस रोल? डेफिनेटली, आई थिंक मैं जहाँ पे हूँ, मैं बैकग्राउंड का भी बताती रहती हूँ। मैं रावलपिंडी के एक छोटा सा टाउन, मतलब जगह है गुजरखाना, मैं वहाँ से हूँ, और बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, और मेरी जो फर्स्ट कजन्स हैं फॉर एग्जांपल, दे डिडंट फिनिश स्कूल, तो मैं इस मकाम पे, क्लेम टू फेम माउंटेनियरिंग है, लेकिन पहुंची बिकॉज ऑफ एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, इतना शऊर दिया, सेल्फ अवेयरनेस दी, उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आई थिंक आई वुड लव टू, मतलब मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट sharing this with other people, young generation, especially girls, कि अगर आप खुद तालीम लेंगी, उनकी फैमिलीज को भी अवेयरनेस दिलाना कि अपनी बच्चियों को अगर आप तालीम देंगी तो वो बहुत आगे जाएंगी जिंदगी में। तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट, एंड आई विल कंटिन्यू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट दैट। सो गुड टू हियर दैट, एंड ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। हम आपकी फैमिली के बारे में भी काफ़ी इंटरव्यूज में बात कर चुके हैं, हमें पता ही है वो सपोर्टिव हैं, तो आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और आप आगे भी ये सफ़र अपना जारी रखेंगे इंशाल्लाह। हम 13th पे भी आपसे बात करेंगे, और फिर 14th पे सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे बुला के कोई केक अभी 2 वो कह रही है ना चोटियाँ रह गई हैं, तो उन पे भी हम बात करेंगे। और आप लोगों की बड़ी फरमाइश थी, क्योंकि जब हम अपने शो के दौरान बात कर रहे होते हैं तो बड़ी छोटी सी टाइम, इतना ज़्यादा नहीं होता, छोटी छोटी बातें रहती हैं। अच्छा जी, ईद भी चल रही है, कॉन्वर्सेशंस भी चल रही हैं, लेकिन ब्रेक भी होना ज़रूरी है, और हमें इतने मैसेजेस आ रहे हैं, और बहुत से आप लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं। सो ईद मुबारक टू यू एज वेल। इट्स अ वेरी स्पेशल ईद, बिकॉज वही बात है ना कि कुछ हफ्ते पहले क्या हो रहा था मुल्क में, टेंशन चल रही थी, बट गुड टू हैव दिस ईद। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, और बड़ी मुझे वैसे खुशी होती है हाई अचीविंग वुमेन, हाई अचीविंग गर्ल्स की, और बहुत खुशी होती है जब वो हमारे पास आते हैं और हम उनसे बातें करते हैं, एंड होपफुली वी इंस्पायर अदर यंग लेडीज एंड गर्ल्स एंड बॉयज आल्सो फॉर दैट मैटर। अभी हमें ज्वाइन किया है बानो कौसर ने, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले ही जॉर्डन में एशियन जुजित्सु छोड़ दें, तो एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप जो है, उन्होंने उसमें अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। बात ये अहम नहीं है, बात ये अहम है कि इन्होंने भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को हराया। जंग के बाद वाले माहौल में प्रेशर का दबाव भी जरा ज्यादा होता है, और फिर गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुबानो कौसर को हम कहेंगे ईद मुबारक और खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम बानो, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत मुबारक हो। अस्सलाम, ईद मुबारक। मैं ठीक, आप सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, और बड़ी ही खुशी हुई। अच्छा, ज़रा हमें एक एनवायरनमेंट समझाएं, क्योंकि हम तो बड़े बिजी थे ऑब्वियसली, एक जंग चल रही थी, एक माहौल था इंडिया के साथ, आप यकीनन तैयारियां कर रही होंगी, आपकी ग्रेट फाइट होने वाली थी, और फिर एक इंडियन हरीफ आपको मिली जिसको आपने हराया, और ये सब उस तनाज़र में हुआ जब एक मुल्कों की भी जंग चल रही है, उसके बाद आपका मैच हुआ। वो क्या कैफियत थी, कि वो क्या फीलिंग थी? आपको भी एक जंग ही लग रही थी? जब जंग का माहौल चल रहा था उस दौरान हमारे इवेंट कैंसिल होने के भी चांसेस थे, तो मेरी तैयारी तो पिछले 1.5 महीने से थी। तो एक माइंड में होता है कि अब कंपटीशन की तैयारी चल रही, जाके खेलना है, परफॉर्म करना है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है। तो अल्लाह का शुक्र है इवेंट कैंसिल नहीं हुआ। हम इवेंट में पार्टिसिपेट करने जॉर्डन गए, उधर जाके
पहली फाइट तो मुझे लगा था कि मेरा फाइनल शायद किसी और कंट्री के साथ आएगा, लेकिन मुझे मेरी फाइट से पहले 5 मिनट पहले पता चला कि मेरा फाइनल इंडिया के साथ है। तो मुझे बताएं फिर उस वक्त ज़हनी कैफियत क्या थी? मतलब आपने जिस माइंडसेट से आप मौजूद थी फाइनल खेलने के लिए, उसी माइंडसेट से आप, या फिर कोई एडेड प्रेशर होता है? आप उतनी रिंग में या फिर हाँ कोई एडेड प्रेशर था? एडेड प्रेशर तो कोई भी नहीं था, क्योंकि देखिए फाइट में आप स्पोर्ट्समैन होते तो आपको स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, लेकिन जो मेरे सामने वाली मतलब टीम थी, लाइक टीम इंडिया और उनके कोच, तो वो रिस्पेक्टिव नहीं थे थोड़े। अब फाइट से पहले पीछे वार्म अप एरिया में हम इकट्ठे बैठे होते हैं, तो इंडियन कोच कहते हैं कि मैंने आप दोनों की पिक्चर लेनी है, तो मैंने तो मतलब अच्छे से कहा, हाथ मिला के मैंने कहा कोई मसला नहीं, ले लें। देन मेरे से आगे थोड़े से स्टेप खड़े होके, लाइक 4 to 5 स्टेप्स कोच खड़े होके शायद उन्होंने इंडिया में किसी को कॉल करके कहा कि रीचा का फाइनल बानों के साथ है, बस जीत जाएंगे, यहाँ पे भी बस ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। तो मैं सुन रही थी उस टाइम चुप करके। देन मैं मैट पे गई, तो मैंने मैट पे जाके खेला। बहुत हुटिंग वो कर रहे थे, लाइक उनकी 42+ प्लेयर्स की टीम थी और हमारी टीम पाकिस्तान सिर्फ 6 लोगों की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सब 6 टीम मेंबर हैं, सब मेडल के साथ वापस आए हैं, खाली हाथ नहीं आए। बात तो मैं अंदर गई, मैंने 6 है ना, ये हमारा लकी नंबर हो गया है, क्योंकि एक और स्कोर भी 6-0 हमें पता है ना। और ना सिर्फ ये अगली पार्टी को बहुत शौक है वो शो मारने का कि जी हम खत्म कर देंगे ये वो, लेकिन हमारे 6 भी उन पे भारी पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए अब मैं अंदर गई, मैंने खेला, मेरी विनिंग अनाउंस हुई। मैं जब मैट से उतर रही थी, मैंने सिर्फ मेरे दिल से निकला हुआ अल्लाहू अकबर, पूरे अरीना में जितने भी कंट्रीज़ थी उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया। और लाइक मैंने प्राउड पाकिस्तानी फील किया कि हमारी आर्मी को भी बाहर लोग जानते हैं, लाइक एयर फोर्स से सर औरंगजेब और आर्मी से सर अहमद, उनको वहाँ पे लोग जानते हैं और वो कहते हैं रफ़ाएल इंडिया, इस तरह। लेकिन मैं तो एथलीट थी, मैंने तो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, लेकिन मेरे सामने से मुझे नहीं मिला। अच्छा, ये जो एटीट्यूड है, आपने कहा कि मुकाबले से पहले इस तरह की बातें करना, मुकाबले के दौरान हुटिंग करना, फिर हार गए वो मुकाबला, मतलब फाइनल आप जीत गई, आपने रिचा शर्मा को हरा दिया, उसके बाद किसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, आपसे शेक हैंड किया, आपको मुबारकबाद दी, या बस कोल्ड सा एटीट्यूड ही रहा? देखिए मैंने तो दी थी, लेकिन जैसे ही मतलब मैं तो मुबारकबाद दे रही थी, मैंने तो अपनी कंट्री के लिए, मैंने अपने लिए अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीता है। तो हम बैक स्टेज पे गए, उसके बाद आपको पता ही है इंडियंस का आपस में लड़ना, गुस्सा, ये वो था मेरे लिए। लाइक मैं पाकिस्तान इंडिया की तो राइवलरी काफ़ी टाइम से चल रही, लेकिन अब हम स्पोर्ट्स में हैं, हमें लाइक स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन बहुत ही हम्बल पर्सन होता है। लाइक आपका इखलाक नज़र आता है कि आप रिस्पेक्टिव हैं, चाहे आपके आगे ओपोनेंट को कोई भी है, तो आपको रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। आपको वो नहीं नजर आया हारने के बाद भी उनकी तरफ से? नहीं, बहुत एटीट्यूड में, मतलब अच्छा, दैट इज़ वेरी सैड। वी वुड हैव लाइक टू हेयर कि कोई अच्छी बाकी सारी चीज़ें अलहदा और वहाँ आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरा, क्योंकि अरशद नदीम से हमने हमेशा अच्छी बातें सुनी हैं। उन्होंने जब भी नीरज चोपड़ा का जिक्र किया, और एसोसिएशन भी बहुत पुरानी है, बहुत जगह पे उन्होंने साथ ही ऑपोजिट ही कम्पीट किया है। पड़े रहे हैं, जी, नीरज के पीछे भी पड़े रहे हैं। इन एनी केस, तो हमारी उम्मीद हमेशा होती है, देखिए हम पाकिस्तानी तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हमारी तो अच्छी दोस्तियाँ भी उनके साथ हो जाए, तो वी डू द बेस्ट। छोड़ दें उन सारों को, जल्दी से अब अपनी विन की बात करते हैं। कितनी मेहनत की, और ये भी बानो हमें बताइएगा कि मतलब कितनी सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड होती है ऐसे कंपटीशन में जीतने के लिए। डाइट को कंट्रोल करना, नींदें हराम करना, सुबह सुबह उठ के ट्रेनिंग्स करना, क्या क्या सैक्रिफाइस किया आपने? देखिए, सैक्रिफाइसेस तो बहुत ही होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। ट्रेनिंग टफ हो जाती है क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हो, ट्रेनिंग, डाइट, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होता है, अपनी फिटनेस अच्छी रखनी होती है। क्योंकि जब आप बाहर जा रहे होते हो, आप बाहर सिर्फ खेलने नहीं जा रहे होते, आप लाइक ये जो ग्रीन कलर है, ये सब परचम है, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो बाहर पे, और आप खाली अकेले नहीं खेल रहे होते, आपके पीछे आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते। तो उसके लिए आपको जितनी मेहनत आप करें उतनी कम है, लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अच्छा, अब आगे क्या है? माशाल्लाह आपने कंपटीशन जीत लिया, एशियन टाइटल था जॉर्डन में हुआ, इसके बाद ऑलरेडी कोई है कंपटीशन जिसकी आप तैयारी कर रही हैं? इंशाल्लाह आगे आने वाली काफ़ी वर्ल्ड और एशियन चैम्पियनशिप्स है और गेम्स भी हैं, तो मैं चाहूँगी मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। पाकिस्तान आप ये चाहेंगी तो सही, लेकिन कितना आसान होता है आपके लिए पार्टिसिपेट करना? बीच में तो चलें फ़्लाइटें वगैरह बंद हो गई थी, आपको पता ही नहीं था कंपटीशन में आप लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपकी जो फेडरेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारी सपोर्ट वहाँ से आती है। आप लोग अपने पैसे खर्च करके इन जगहों पर जाके ट्रैवल करके ये कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं या आपके पास स्पॉन्सर्स होते हैं? क्या सिस्टम क्या है? बेसिकली जो फेडरेशन है पाकिस्तान जित्सु फेडरेशन, सर तारिक और सर खलील, उन्होंने मीन्स के मेरी एंट्री वगैरह सेंड की। उसके बाद जो मतलब ज़्यादातर कंपटीशन में आपको प्राइवेट स्पॉन्सर्स के थ्रू जाना पड़ता है, तो मेरे जो स्पॉन्सर हैं PSO और वेव्स इंटरनेशनल कंपनी है जिनके ऑनर्स लाइक पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने मतलब मुझे स्पॉन्सर किया और मैं बाहर जाके खेली और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। तो मतलब मुश्किल होता है, गवर्नमेंट भी है मतलब अब तब्दील हो रही है, स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, सपोर्ट कर रही है, लाइक जो स्पॉन्सर्स भी हैं वो भी लाइक दूसरी गेम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जैसे जब यंगस्टर्स सामने आते हैं और क्या क्या अचीव किया होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, वी नो कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सपोर्ट तो हो ही रही होगी। एंड गुड टू हियर फ्रॉम यू बानो की थिंग्स आर चेंजिंग आल्सो। बहुत शुक्रिया, आ गई हैं आप माशाल्लाह। ईद मुबारक, कांग्रेचुलेशंस और इसी तरह जीतती रहे। जबरदस्त। देखिए मज़ा आता है। पहले नाइला से बात हुई, बानो से बात हुई, मतलब एक होती है एक इंसान की डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। बाकी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, मतलब यू हैव द टैलेंट एंड ऑल दैट, बट यू आर सो ऑल ऑफ बोथ ऑफ दीज आर सो वेल स्पोकन। बानो तो जरा उनसे उम्र में छोटी लग रही हैं, यंगस्टर हैं, लेकिन यार कॉन्फिडेंस है। हाँ, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे बच्चों में। वो जो अगली साइड से था जो बता रही थी, वो कॉन्फिडेंस का अपने हरीफों का, हमारे हमसायों का, नहीं हम इस तरह नहीं, वो ले डूबता है और वो ले डूबा। सो हमारे बच्चे सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हैं और माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के पैगाम हमें मिल गए हैं और आप लोगों का यही सवाल था कि क्यों म्यूज़िक क्यों नहीं हुआ, मतलब ईद के दिन चल रहे हैं, नो म्यूज़िक, तो वी आर गोइंग टू चेंज दैट और अब होगा थोड़ा सा हल्का फुल्का म्यूज़िक। और आपको पता है फोक म्यूजिशियंस, फोक सिंगर्स को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हर वक्त इनके लिए हाजिर रहता है। और ऐसे ही एक सुपरस्टार गिलगित बल्तिस्तान के सलमान पारस इनका नाम है, जिन्हें यहाँ शायद उस तरह से लोग नहीं जानते हों, लेकिन भाई इनकी कम्युनिटी में ही इज़ सुपरस्टार। In fact, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म के लिए भी गाना गाया है, सो कंट्रीब्यूशन भी इनकी बहुत है। लेकिन हम इससे पहले भी आपसे इनकी मुलाकात करा चुके हैं और सलमान को हमने दोबारा दावत दी है, ज़हमत दी है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस ऑन ईद। वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम, और आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से दोबारा से बात करके, और ईद के इस मौके पे और इस खुशी के मौके पे आप लोगों से बात इतने दिन गुजर गए सलमान आपकी और हमारी मुलाकात में, इस दौरान आपने क्या कुछ नया किया, जरा हमें bring us up to speed। हाँ, तो इस दौरान मैंने काफ़ी सारे गाने रिलीज़ किए, बनाए अपने लोगों के लिए, और कोशिश की कि बाहर की व्यूवरशिप भी मैं मैक्सिमम अपनी वाइड कर सकूं, बढ़ा लूं, और काफ़ी मुझे सक्सेस भी हुई है। और ईद के मौके पे भी जो है ना हमारा एक गाना अभी जो है ना रिलीज़ हो चुका है, तो इंशाल्लाह पब्लिक ही फैसला करती है, पब्लिक ही सुनती है, और उनके रिस्पॉन्स का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। चलिए ये बात है, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा हिस्सा सुनाएं अपने नए गाने का, और उसके बाद आपसे बातें करते हैं। जी अच्छा, मैंने अपने अंदाज में एक गाना बनाया है, अपने उर्दू को अपने अंदाज में गाने की कोशिश की है, जो हमारा पहाड़ी एक अंदाज है, तो उस स्टाइल में एक गाना है। अच्छा, हमें आपकी ऑब्वियसली जब उर्दू पार्ट आप गा रहे थे वो तो हमें समझ आ रहा था, लेकिन जो आप अपनी ज़बान में गा रहे हैं वो तो और भी खूबसूरत लग रहा है। इट्स सच अ सॉफ्ट
नाइस लैंग्वेज और बहुत अच्छी लगती है सुनने में। ये इतनी खूबसूरत धुन है एंड दिस इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू गो वायरल। ये आपने रिलीज कर दिया है अभी? जी जी जी, ये इस वक्त चल रहा है, मेरे YouTube चैनल के अंदर मौजूद है। और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने पहाड़ी अंदाज में पहाड़ी धुन के अंदर उर्दू नहीं, ये बहुत प्यारी धुन है, ये बहुत ही प्यारी धुन है और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे निभाया है। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि आप ऑब्वियसली माशाल्लाह आप बहुत मशहूर हैं, पीपल रियली लव यू, और ख़ास तौर पे जो आपके लोकल्स हैं वो कम्युनिटी तो आपको बहुत ही पसंद करती है। ज़्यादातर आप फोक म्यूजिक ही गाते हैं या फिर यू राइट योरसेल्फ एज वेल, कंपोज योरसेल्फ एज वेल? पुराना कलाम गा रहे हैं या नए गाने भी अपनी जबान में करते हैं आप? मैक्सिमम मेरे जो हिट्स हैं वो नए गाने हैं। वो अच्छा। हमारे जो यहाँ के बेस्ट जो पोइट्स हैं, शायर हैं, जैसे जफर वकार ताज है, इम्तियाज हुसैन शेखी का हमने गाया, तो इस तरह के जो शायर हैं, हजरात हैं यहाँ पे, उनके गाने जफर साहब का या इम्तियाज साहब का कोई भी गीत, आपके बहुत सारे सुपरहिट गाने आपकी अपनी जुबान में, कुछ प्लीज हमारे लिए पेश करेंगे? और साथ एक और फरमाइश भी हम डाल ही दें, क्योंकि ईद का मौका है, आई एम श्योर आप हमें रिफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपने जो टूरिज्म के लिए गाना गाया है वो उसकी भी बड़ी डिमांड है, वो भी हम सुनना चाहेंगे। जी, टूरिज्म का जो गाना है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का एंथम सॉन्ग है, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सो नाइस, ब्यूटीफुल। और आपने सारी अपनी चोटियां जो हैं उनका भी जिक्र बीच में कर दिया, जो चीजें हमें समझ आ रही थी। फरमाइश की हुई है, प्लीज वो भी। जी अच्छा, एक दूसरा गाना मेरा जो मोस्ट फेवरेट है लोगों का, और ये गाना गिलगित बल्तिस्तान के बाहर के लोग भी सुनते हैं। हाँ जी। और ये गाना अभी हमने रिकॉर्ड किया है, हमारे जो लेजेंड सिंगर हैं, सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, अली जफर, तो हमने मिल के ये गाया है, तो वो भी अली जफर के चैनल पे आपको मिलेगा ये जो गाना है। तो ये मैं ट्राई करूंगा। पहले करे आपका सुपर हिट है, पूरी दुनिया में सुनते हैं। और इसी की फरमाइश भी आई हुई थी। ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। That is all the time we have today. We're going to see you tomorrow, inshallah.